हम्म। कर दो। अच्छा, हो गई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। और जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट कर लिया जाए बहुत अच्छे से। और कल आपका जो है कृषि का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और जितने भी वाटरफॉल्स थे वो भी कंप्लीट हो गए थे। अभी आज जो है आपका, बताइए। जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ठीक है। भारतीय कृषि में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कहाँ कहाँ से आपके जो हैं कुछ टॉपिक रह गए थे। कल आधा तो मैंने करवा ही दिया था। तो भारत में हमने जितनी क्रांतियाँ थी वो पढ़ ली थी ना। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी जो है उसके आगे का पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जितनी क्रांतियाँ थी वो तो हमने कवर कर ली थी। हम्म। हाँ, तो स्टार्ट करें अब क्लास। जी, सभी आ गए हैं ना? सबसे पहले तो एक और पॉइंट रह गया था, वो भी कर लेते हैं। जैसे फिर उसके बाद हम मिट्टी का टॉपिक करेंगे। अब जब ये हो जाएंगी उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि भी आपसे बहुत पूछा जाता है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसे ऑन कर दीजिए। इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या किसे कहते हैं? मिट्टी वाला चैप्टर अभी हो जाएगा, बस अब 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट, 10 मिनट ये पढ़ लीजिए। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो होती है कि किसी विशेष प्रकार की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है। जैसे कोई भी क्षेत्र है उसकी हम वनस्पति को काट कर ये जलाकर साफ करेंगे, फिर हम उसे खेती योग्य बनाएंगे, खेती योग्य बनाकर उस पर कृषि करेंगे। 2-3 साल तक वो जो जगह होती है वो कृषि करने लायक होती है। और फिर क्या होता है, जब उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर वो लोग चले जाते हैं और दूसरी जगह सेम यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये जो स्थानांतरित कृषि होती है ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। जी, क्रांति हो गई थी आपकी कंप्लीट, बहुत अच्छे से, है ना? हाँ, अब आगे करते हैं स्थानांतरित कृषि के विषय में। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में पहले आप ना कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ होता है कि क्या होता है, किसी विशेष प्रकार की, ये देखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत किसी विशेष प्रकार की स्थल की, किसी विशेष स्थल की, किसी विशेष विशेष स्थल की, स्थल की वनस्पति को काटकर, वनस्पति को काटकर, वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है, या जलाकर साफ किया जाता है,
साफ किया जाता है, फिर उसे खेती योग्य बनाया जाता है। साफ किया जाता है और फिर उसे खेती योग्य बनाया जाता है। और फिर उसे क्या बनाया जाता है ना? और फिर उसे खेती योग्य बनाया जाता है। खेती योग्य बनाया जाता है। समझ आया कि क्या होती है स्थानांतरित कृषि? ये आपको बढ़िया से याद करना। आगे आते हैं, खेती योग्य बनाया जाता है और फिर उस पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। ये स्थानांतरित कृषि की डेफिनेशन हो गई है कि इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटेंगे, जलाएंगे और उसे साफ करेंगे और फिर उसे खेती योग्य बनाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब मैंने आपसे जो पूछा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है? अब स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि का नाम बताओ। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, ये बता दो। पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? झूम या झूमिंग कृषि? बताओ, झूम क्या बोलते हैं? ये याद करने हैं। झूम या झूमिंग कृषि बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि स्थानांतरित, ये लिख लेंगे कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को? मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलोगे? मैम, देप्पा, डाहिया, डाहिया या वेबर बोलते हैं, या वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या वेबर बोलते हैं, राइट? बहुत अच्छे से याद करना है कि उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? तो आप बोलोगे झूम या झूमिंग कृषि। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे देप्पा, डाहिया या वेबर बोलते हैं। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि का नाम बता दो, क्या है? उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को क्या नाम है? उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि का नाम पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा। पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा राइट? उड़ीसा में पता चल गया स्थानांतरित कृषि का नाम। पढ़ने पे ध्यान दो, इधर सब जो कमेंट्स में नहीं देखे ध्यान इस पे दो। राजस्थान में क्या कहते हैं स्थानांतरित कृषि को? तो आप बोलोगे मैम वॉल्टरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्टरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्टरे। फिर यहाँ पे पूछा गया आपसे कि आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे पोडू या पेंडा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? पोडू या पेंडा। क्या बोलते हैं? पोडू या पेंडा बोलते हैं, या पेंडा बोलते हैं। पोडू या पेंडा बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? पोडू या पेंडा बोलते हैं, है ना? ये हो गया आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। मेघालय में बोगमा। मेघालय में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम बोगमा बोलते हैं। मेघालय में क्या बोलते हैं? बोगमा। मेघालय में बोगमा बोलते हैं। और नेक्स्ट आते हैं पश्चिमी घाट में कुमारी। पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं? पूछा जाता है एग्जाम में। और झारखंड में क्या बोलते हैं? झारखंड में क्या बोलते हैं? हिमालय क्षेत्र में क्या बोलते हैं? हिमालय क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ये बताओ। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं? कुमारी। झारखंड में कुरुवा।
झारखंड में कुरुबा, और हिमाचल प्रदेश में खिल बोलते हैं, खिल। ठीक है, और 2 और लिख लो, और ये आपके पूरे हो गए कंप्लीट। ये हो गए आपके पूरे कंप्लीट कि हिमालय क्षेत्र में खिल बोलते हैं और मणिपुर में पामलू बोलते हैं। मणिपुर में क्या बोलते हैं? मणिपुर में पामलू बोलते हैं। मणिपुर में क्या बोलते हैं? पामलू। मणिपुर में क्या बोलते हैं? पामलू। मणिपुर में पामलू बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में क्या बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार में दीपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीपा। ये हो गए आपके पूरे स्थानांतरित कृषि के नाम। ठीक है, ये हो गए स्थानांतरित कृषि के नाम, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। पामा डाबी, वोल्तरे, पोडू या पेंडा, ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे बोला जैसे ये बोगमा, ये बोगमा, ये कुमारी, ये कुमारी, ये कुरुबा, और ये खिल, और ये पामलू, और ये दीपा। इनके नाम भी सेम एज इट इज ही हैं, ये आपको याद है। पोडू या पेंडा, इसे पोडू या पेंडा। ठीक है, इसे वोल्तरे बोलते हैं, इसे वोल्तरे बोलते हैं। इसे कोमान, पामा डाबी, पामा डाबी या कोमान, इसे या ब्रिंगा बोलते हैं। ठीक है, या ब्रिंगा। राइट, ये आपको याद रखने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बुरिंगा बोलते हैं, राजस्थान में वोल्टर है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, मेघालय में बोगमा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुबा, हिमालय क्षेत्र में खिल, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार में दीपा। आपको ये पूछा जाता है कि जो स्थानांतरित कृषि है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, ये बताओ। तो आप याद रखना, अभी मैंने बताया स्थानांतरित कृषि की डेफिनेशन समझ में आई, पहले ये बता दीजिए सबको। सबको स्थानांतरित, हाँ, स्थानांतरित कृषि की डेफिनेशन आपको क्या करना है। स्थानांतरित कृषि की डेफिनेशन बताइए क्या होती है। स्थानांतरित कृषि की डेफिनेशन कि किसी स्थल की वनस्पति को, किसी स्थल की वनस्पति को क्या करते हैं, काट कर या जलाकर साफ करते हैं, फिर उसे खेती योग्य बनाया जाता है और उस पर खेती की जाती है। 2-3 साल तक वो लगातार खेती करते हैं। जब ये देख लेते हैं कि ये नुकसानदायक है, अब यहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, तो ये दूसरी जगह सेम यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इससे ना ये स्थानांतरित कृषि, नोट करके लिख लो, स्थानांतरित कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। स्थानांतरित कृषि पर्यावरण के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इंग्लिश में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि पर्यावरण के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। अब आगे बात समझ में, ये देखो ध्यान से, उड़ीसा में क्या कहते हैं, आप जब तक किसी का रिवीजन नहीं करोगे याद कैसे होगी, है। कमेंट्स नहीं करनी चाहिए, कमेंट्स करने से अच्छा पढ़ लो। उड़ीसा पे पामाडामी या कोमान या ब्रिंगा बोलते हैं, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का नाम वोल्तरे, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा बोलते हैं, मेघालय में स्थानांतरित कृषि का नाम बोगमा, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुबा, हिमालय क्षेत्र में खिल, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार में दीपा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें याद हो जाएं। सच में मैं पूरे दिल से ये चाहती हूँ कि आपको सब चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब ये हो गई, अब आपकी मतलब पूरी तरीके से ये टॉपिक ख़त्म हो गया, मिट्टी करवा रही हूँ।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे भारत की मिट्टियाँ, है ना। अब मिट्टी तो तुम्हें पता है कुछ इस तरीके की दिखती हैं, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी आप देख सकते हैं, नया टॉपिक करवा दें। ओके, आगे आते हैं। अब डालो भारत की मिट्टियाँ। सबसे पहले तो मैं मैप दिखा देती हूँ, ये है भारत की मिट्टियाँ, मिट्टी एवं भारत की मिट्टियाँ, है ना। हमें कितनी मिट्टियाँ पढ़नी है आप देखिए। हमें जलोढ़, भारतीय मिट्टी आपको मैं बता दूँ कि जो है इंडियन एग्रीकल्चर, देखिए बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार जो है भारतीय मिट्टी को 8 प्रकार की मिट्टी बताई गई है कि भारत में 8 प्रकार की मुख्य मिट्टियाँ पाई जाती हैं और 27 गौण प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब वो 8 मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें हम एक एक करके बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। उन्हें हम झूमेंगे, कृषि है ना। अब नया टॉपिक आपका आ गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। अब आपको मैं पहले तो मैप दिखा दूँ, है ना, कि मिट्टी आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखो, अगर आपसे कोई कहे पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर है, तो आप खुद देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी ये रही, रेड कलर की जितनी भी है ये पर्वतीय मिट्टी है, पिंक कलर की, पिंक कलर में ही है ना पर्वतीय मिट्टी। ध्यान से देखेंगे इधर, तो मिट्टी, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मिट्टी का कृषि का टॉपिक खत्म, मिट्टी स्टार्ट हो गई है, प्लीज इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जलोढ़ मिट्टी, आप देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपकी जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जा रही हैं। काली मिट्टी ये रही, लाल मिट्टी ये रही, और देखो लेटराइट मिट्टी जो आपको मिलेगी कोस्टल एरियाज़ में यानी तटीय एरियाज़ में मिलेगी, एक तो यहाँ मिलेगी और एक यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये बढ़िया से याद करना है। और रेड सोयल आपकी यहाँ पे भी मिलेंगी नॉर्थ ईस्ट में। तो अब मैं इसके बारे में लिखवा दूँ। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, देखो मैंने आपसे कहा भारत की मिट्टियां, इंडियन सोयल, सबसे पहले तो बताओ मिट्टी जो है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के स्टडी ऑफ सोयल क्या कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन को पैडालॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सोयल, पैडालॉजी। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सोयल। स्टडी ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं, पेडालॉजी। बहुत अच्छे से अब याद करनी है ये। अब मैंने आपसे बोला मिट्टी, मिट्टी जो है कैसे बनती है, तो मिट्टी के संगठन में, मिट्टी के संगठन में निम्न कार्बनिक पदार्थ भाग लेते हैं, मिट्टी के संगठन में निम्न पदार्थ भाग लेते हैं। मिट्टी बनती कैसे है, निम्न पदार्थ भाग लेते हैं। कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं ये बताने हैं मिट्टी के संगठन में। तो सबसे पहले तो लेगा ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी में जो ये रहेंगे ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, ये कितने परसेंट रहेंगे ये बताना है, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ ये कितने रहेंगे, तो आप बोलोगे लगभग मैम 5 से 10%। ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर,
ये रहेंगे कि मिट्टी बनती कैसी है ना। फिर आएगा खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ इसे बोलते हैं मिनरल मैटर। मिनरल मैटर, मिनरल मैटर लगभग 40 से 50%, 40 से 45%। फिर आपको याद रखना है मृदा जल और मृदा वायु। मृदा जल कितनी रहेगी, लगभग 25%। और फिर मैंने कहा मृदा वायु भी रहती है, मृदा वायु ये भी लगभग आपकी 25%। वाटर, ये सोयल वाटर रहेगा और ये सोयल एयर रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रहेंगी, ठीक है। कि मैम मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहते हैं। मिट्टी के संगठन में मिट्टी बनती कैसे है, तो उसमें जो ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ रहेंगे वो लगभग 5 से 10% रहेंगे। खनिज पदार्थ मिट्टी में कितने रहेंगे, 40 से 45 रहेंगे मिनरल मैटर। और इसमें सोयल वाटर कितना रहेगा, 25% रहेगा। और जो सोयल एयर रहेगी वो आपकी 25% रहेगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। चलिए आगे बात कर ली जाए, ये हो गया सबका। अब आपको मैं बताती हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कौन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे क्या बोलते हैं, आप बोलोगे इसे बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर, बताओ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसने ये कहा है, इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है कि ठीक है मैम, हाँ, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा है कि भारत में 27 गौण प्रकार की 1986 में 8 मुख्य मिट्टी, मुख्य मिट्टी, वे 27 छोटी, 27 जो है जो यूज में नहीं है इतनी, वो पहचान की जो इतनी नहीं मिलती। 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। मैंने कहा जो मिट्टी है वो कौन कौन सी है, ये बताओ, मिट्टी है वो कौन कौन सी है। तो 8 1986 में। अब मैंने कहा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में कितने प्रकार की, तो भारत में आप क्या बोलोगे, 8 प्रकार की मिट्टी, 8 टाइप्स ऑफ सोयल। ठीक है, 8 टाइप्स। अब भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। अब कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, देखिए आप ना ट्रिक में बता दूं, इधर से एक तो है अम्लीय, ऐसे करके लिख लो, पज, ला, कालेम, पजला, कालेम।
ठीक है। पजला कालेम अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, और इसके बाद आता है दलदली मिट्टी। और इसके बाद आता है दलदली मिट्टी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी 8 प्रकार की मिट्टी है? तो पासे आप क्या बोलोगे? पर्वतीय मिट्टी। पासे कौन सी मिट्टी हो गई? पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सोयल। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा कि ये कौन सी मिट्टी है, ये बता दो, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे मैम ये एलुवियल सोयल है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल सोयल बोलते हैं। लाल मिट्टी, इसे क्या बोलते हैं? रेड सोयल। इसे काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल, इसे लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। लेटेराइट सोयल। ओके। इसे अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, तो यहाँ नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना? तो इसे अम्लीय व क्षारीय मिट्टी ही बोलेंगे, यानी एल्कलाइन सोयल एंड सलाइन सोयल। एंड सलाइन सोयल, ये हो गई। अब यहाँ आता है पीटी एंड मार्शी सोयल। राइट, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना? तो आप बोलोगे 8 प्रकार की। सबसे पहले तो किसने बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस सन में बताया? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1986 में 8 मुख्य मिट्टी व 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप क्या बोलोगे? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना? और देखो इधर कि कौन कौन सी, तो ट्रिक याद करेंगे, पजला कालेम, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी, है ना? पासे पर्वतीय मिट्टी। तो 8 प्रकार की मिट्टी, आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? इधर आओ, तो आप बोलोगे मैम पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, और कौन सी मिट्टी हो गई आपकी? दलदली मिट्टी। राइट, ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है। गौड़ मिट्टी यानी 27 जो है बहुत ही ना के बराबर, जिनकी पहचान नहीं की जा सकती, ऐसी मिट्टी, है ना मैम? ये तो 7 है। अच्छा, ये 7 ही है। तो माँ से मरुस्थलीय मिट्टी तो खा गए हम बीच में। मरुस्थलीय मिट्टी, माँ से मरुस्थलीय मिट्टी, इसे एरिड सोयल बोलते हैं। इसे एरिड सोयल बोलते हैं। राइट, ये आपकी हो गई हैं सब मिट्टियाँ, आप इन्हें कर लीजिए। हाँ, एक रह गया तो मैंने लिख दिया, वो मरुस्थलीय मिट्टी। अब आप ना एक मैप बना लीजिए, जल्दी से इधर आओ सबके सब। ये लिख लिया, बहुत अच्छे से याद करनी है सब चीज़ें। हाँ, है ना? भारत में इतनी मिट्टी पाई जाती है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ना जैसे भारत का ये मैप है, इजीली आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। ध्यान से देखना, आप ऑब्जर्व करना ये चीज़। देखो, आप ये ऑब्जर्व करना, तो सबसे ऊपर मिट्टी पाई जा रही है, पता वो कौन सी है? यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है मैम।
मैं ऐसे लिख रही हूँ बड़ा, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या आपने सोचा है कभी? मैंने कहा इधर की तरफ काली मिट्टी पाई जाती है और इधर की तरफ लाल मिट्टी पाई जाती है और नीचे भी आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। उधर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, इस जगह पर्वतीय मिट्टी। मैंने बस आपको मैप बना के ये दर्शा दिया कि यहाँ पे ये मिट्टी और यहाँ पे आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है इस वाले पोर्शन में। ये जितना भी मैंने ऐसे कवर कर दिया है ना पोर्शन, ये तो आप सोचना। और इधर आपकी मरुस्थलीय मिट्टी, इस साइड आपकी कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय। समझ रहे हो ना, ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो आप इधर ऐसे करके इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाली ये जगह, ये वाला, ये जो है ना, ये तो यहाँ पे पाई जाती है इस सब जगह लेटराइट मिट्टी। तटीय क्षेत्रों में तो लेटराइट मिट्टी पाई जा रही थी आपकी, है ना। तो ये आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जा रही थी। ये आपको बढ़िया से याद करनी है, थोड़ी थोड़ी लेटराइट यहाँ पे ये देख लीजिएगा, राइट। चलिए, और इधर आपकी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। अगर ये नदियों के ऐसे बोले ना यहाँ पे जलोढ़, तो ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे इस साइड कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ की। मैम इतने पोर्शन में तो ये आपको समझ आई कैसे आ गई है ना। 8 मिट्टी तो है। देखो, पर्वतीय मिट्टी 1 हो गई, है ना। जलोढ़ मिट्टी 2, लाल मिट्टी 3, काली मिट्टी 4, 5वीं लेटराइट मिट्टी, 6ठी मरुस्थलीय मिट्टी, 7वीं अम्लीय क्षारीय मिट्टी और 8वीं दलदली मिट्टी, राइट। अब ये आ गया। हाँ, तो ये 7 मिट्टियां हैं। आगे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा अगर आपसे कोई पूछे, अब तो आप याद कर लोगे ना कि बहुत अच्छा कि मैम भारत के सर के ऊपर पर्वतीय मिट्टी है और पर्वतीय मिट्टी जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके नीचे लाल मिट्टी है। मैडम जी ये याद कर लेंगे। और इधर की तरफ जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना ऐसे करके, तो मैम इधर की तरफ काली मिट्टी है और इस साइड लाल। और अगर हम नीचे की तरफ नीचे देखें तो पूरा मैम लाल पोर्शन है और इधर भी आपकी पर्वतीय मिट्टी है, बस ये वाला सीक्वेंस। और इसकी पर्वतीय मिट्टी के नीचे लाल। और राजस्थान में और गुजरात के आपके एरिया में कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो आप बोलोगे मरुस्थलीय। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये सीक्वेंस याद हो गया है आपको, अच्छे से समझ आया? अच्छे से देखो, आप ना यहाँ भी देख सकते हैं इस जगह, ये देखो नहीं, अब देखो पर्वतीय मिट्टी ऊपर थी, है ना। पर्वतीय मिट्टी एक तो यहाँ थी और यहाँ थी, अब देखो खुद, है ना। अब देखो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी जैसी खत्म हुई, पर्वतीय मिट्टी जैसे ही खत्म होती है तो आपकी कौन सी मिट्टी आ जाती है? जलोढ़। ये पूरा पोर्शन देखो जलोढ़ का आ गया, आ गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये इधर की तरफ काली आ गई, इधर की तरफ लाल आ गई। ये देखो ये छोटू सा लेटराइट का पोर्शन आ गया और यहाँ आपका जलोढ़ मिट्टी दोबारा से नीली दिख रही है, ये जलोढ़ आ गई। और अच्छा, इधर बात करें ये पर्वतीय मिट्टी और इधर बात करें तो ये लाल मिट्टी, है ना। ये देखो ये आपकी फिर से पर्वतीय मिट्टी आ गई इधर, है। और अगर इधर बात करें नीचे अरुणाचल प्रदेश में, इधर देखो अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी और यहाँ पे आपकी ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पे आपकी लाल मिट्टी, है ना। और मरुस्थलीय मिट्टी ये रही आपकी, ये जो राजस्थान वाला पोर्शन है ना, तो देखो ये पूरा ऐसे, ये आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये आपको क्लियर। और काली मिट्टी थोड़ी सी यहाँ पर भी पाई जा रही है, ये यहाँ पे गुजरात के सौराष्ट्र के पास, ठीक है ना। ये आपको अब समझ में आ गई कहाँ पर है? मैम बचपन में बहुत मिट्टी खाई है, यही काम करोगे तुम। अच्छा जी, तो अभी आपने समझा, ये आपको ना बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आप ना इनमें आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मैम यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, तो ये आपको पर्वतीय के नीचे बिल्कुल जलोढ़। तो ऐसे अगर डायग्राम भी बनाओगे तो भी याद हो जाएगा। अब हो गई ना। चलो, अब आते हैं इसके आगे का पोर्शन पढ़ने। अब जैसे मैंने कहा भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बोलोगे मैम देखिए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सोयल बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो अच्छा, जब जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है तो जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर पाई जा रही है पूछा जाएगा। आप बोलना 43.4% भूभाग पर, है ना, भूभाग पर पाई जाती है, पाई जाती है। और वो पूछे कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, तो आप क्या बोलोगे? मैं 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। वर्ग किलोमीटर को स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके ने यहाँ पे याद करिए बढ़िया से। आगे, भारत में सबसे ज्यादा ये वाली मिट्टी पाई जाती है। अब इसके बाद दूसरी मिट्टी कौन सी आती है? तो आप बोलोगे मैम सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये पाई जाएगी। भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा, भारत में दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो आप क्या बोलोगे? लाल मिट्टी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे तो जलोढ़ मिट्टी, रेड सोयल। लाल मिट्टी पाई जाती है। अब मैंने कहा लाल मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे? मैम 18.6% भूभाग पर। और कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये बता दीजिए। तो भारत में तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, नंबर पर सबसे ज्यादा, भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी, सर एसी ऑन कर दो। काली मिट्टी जो है ये काली ब्लैक सोयल, ये कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है? तो आप बोलोगे 15.2% भूभाग पर, 15.2% भूभाग पर। और कितने लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है? तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में। यहां लिख देते हैं, जगह वहां पे खत्म हो गई है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में। राइट, तो आप ये लिख लीजिएगा। समझ में आया है ना? देखो 22% जलोढ़ मिट्टी, मैम लूसेंट में ये लिखा है। मैं आपको लूसेंट से नहीं पढ़ा रही हूँ, पहली बात तो ये है। तो प्लीज़ आप लूसेंट मत याद कीजिएगा, जो मैं ये करवा रही हूँ आप इसका याद कर लीजिए। ये स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है, ये स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, हाँ, लूसेंट से बहुत अलग है, प्लीज़ उससे नहीं वो करिएगा, अलग है, आप इसको ही याद करिएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे? भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सोयल बोलते हैं। ठीक है, और ये 43.4% भूभाग पर पाई जाती है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है ना? तो आप बोलोगे पहली बात तो 8 मिट्टियां हैं,
सातवीं या आठवीं मिट्टी कहाँ है मैम? छुट्टी दे दो मैम, छुट्टी। छुट्टी तो तुम्हारी कैसे होगी, तुम्हारी तो आज मिट्टी ही गड़बड़ हो गई। अरे भाई, एक ये पर्वतीय मिट्टी है, 8 ही तो मिट्टी है, आपको कैसे वो चक्कर आ रहे हैं? देखो, एक पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, 4 ये हो गई, हो गई 4। पर्वतीय, जलोढ़, लाल, काली, हो गई 4। पांचवी लेटराइट मिट्टी, छठी मरुस्थलीय मिट्टी, सातवीं अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, आठवीं दलदली मिट्टी। तो फिर अम्लीय व क्षारीय मिट्टी एक ही है बाबू, एक ही है ना? ये अम्लीय व क्षारीय मिट्टी ये एक ही है। अब चल दो, कहाँ आ गए हैं? हाँ, तो भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कितने % भूभाग पर पाई जाती है? 15.2% भूभाग पर। और कितने लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है? मैम, आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंग्लिश में नहीं कराया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सिंपल यही तो बताई थी, उसकी तो तुम्हें स्टेट याद करने हैं कि कौन से स्टेट में उसका नाम क्या है, तो वो तो मैंने नाम लिखवा दिए ना। बाकी उसकी डेफिनेशन तुमसे थोड़ी पूछी जाएगी, वो तो तुम टिक ही मार कर आओगे। टिक मार कर आओगे तो आप ये बता देना कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है मैम, कि किसी विशेष प्रकार की इस वनस्पति स्थिति को काट कर जलाकर ही साफ किया जाता है, फिर उसे खेती योग्य बनाया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है, उसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यहाँ तक आया समझ में? भारत में दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी पाई जाती है। परसेंट याद कर लेना, 18.6% भूभाग पर और 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में। और भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, ये देखो, ब्लैक सोइल 15.2% भूभाग पर और 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब जो है लेटराइट, भारत में चौथे नंबर पर, भारत में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा, चौथे नंबर पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में चौथे नंबर पर, क्या पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन, कितने % भूभाग पर? 3.7% भूभाग पर। और कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब आपके ये पूरे लिखवा दी, जो चार पूछी जाती है ना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही याद करना है। चलो, हो गए यहां तक? ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और एक एक करके आपको बस क्या करना है, एक एक करके। तो आपको ये समझ में आ गई है? ठीक है, अब एक एक करके फिर उसके बारे में मैं पर्वतीय मिट्टी को एक्सप्लेन करूंगी, है ना? मैम जी, टेरारोसा क्या होता है? भी पूरा मैंने मिट्टी का टॉपिक करवा दिया है, आप इतना क्यों एक्साइटमेंट में जाते हैं? आपको पहले मुझे पूरा कंप्लीट टॉपिक तो पढ़ाने दीजिए। पहले एक एक करके देखो, अपना एक एक करके मिट्टी होगी। पहले मैं पर्वतीय मिट्टी करवाऊंगी, फिर उसके बाद, नहीं, पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी, फिर पर्वतीय मिट्टी। इन सब की आपको कल कहानी लिखवाई जाएगी कि जलोढ़ मिट्टी कैसी है, क्या है, काली मिट्टी के क्या नाम है, किस स्टेट में मिलेगी। तो ये सब सीक्वेंस से लिखवाया जाएगा।
आप बहुत जल्दी करते हो, इतनी जल्दी मत क्या करा करो। आप मेरे सामने बोर्ड पर खड़े होके देखो, आप इतनी जल्दी कहते हो कि मैम ये करा दो, वो कि चरनोज़म मिट्टी, चरनोज़म मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं, लेकिन अभी काली मिट्टी पढ़ाई नहीं, जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ा देंगे, है ना। हाँ, तो आपको भारत में 4 मिट्टी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और ये बढ़िया से पढ़नी है मैम, और ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैम एक बच्चा कह रहा है मैम ये सब बुक में नहीं है, तो ये सब बुक में कैसे होगा, ये थोड़ा अच्छे से पॉइंट्स हैं, ये सब आपको यहीं पे याद करने पड़ेंगे, और कल मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगी एक एक मिट्टी को, उन्हें अच्छे से करना है ना। और देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मृदा अभिक्रिया किस में नापी जाती है, पूछा जाएगा कि मृदा अभिक्रिया किस में नापी जाती है। जो सोयल रिएक्शन होती है वो पीएच में नापी जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, और पौधे किस मिट्टी में उगते हैं, कि मृदा के अर्थ ये बताओ कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने पीएच की मिट्टी आवश्यक होती है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने पीएच की मिट्टी आवश्यक होती है, ये सब तो हम कल ये वाला टॉपिक करेंगे। कल मैं पीएच लेवल से पढ़ाऊंगी कि जो मिट्टी की जो अभिक्रिया है वो किस में मापी जाती है, पीएच में, कि न्यूट्रल मिट्टी जैसे उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, और आपका पौधों की वृद्धि के लिए जो पीएच मान होता है, पौधे किस पीएच मान के उगते हैं, किस पीएच मान में उगते हैं, ये हम कल की क्लास में करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और फिर मैं सीक्वेंस से एक एक रिवर, बिल्कुल एक एक, जैसे रिवर कंप्लीट कराई थी ना, पहले गोदावरी नदी के विषय में, फिर कृष्णा नदी के विषय में, सेम उसी तरीके से हम इसको पूरा करेंगे, एक एक बिल्कुल मिट्टी पढ़ेंगे कल। और कल ये टॉपिक भी, अगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको जलवायु का टॉपिक करवाएंगे, ठीक है, जलवायु कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।